भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिस पे कभी लोग हंसते थे, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास 1984 के चुनाव के बाद लोकसभा में बस 2 लोकसभा सीट आई थी, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जड़ में भारतीय जनसंघ नाम का बीज मिलेगा। सन था 1951 और भारत का पहला लोकसभा चुनाव होने को था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा नाम की पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी का आगाज किया जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। इसको आरएसएस के पॉलिटिकल विंग के रूप में भी देखा गया। भारतीय जनसंघ का जन्म हिंदू आइडेंटिटी को बचाने के लिए हुआ था। उस वक्त कांग्रेस पर मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाया जा रहा था। देश में एक धड़ा ऐसा था जो मानता था कि इंडिया के पार्टीशन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी धड़े से आते हैं और इसी वजह से उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। लेकिन भारतीय जनसंघ को अपने पैरों पे खड़ा करने में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी हाथ रहा। आरएसएस जो एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी से आती है, उसने अपने कार्यकर्ताओं को इस पार्टी में शामिल होने को कहा। इन कार्यकर्ताओं में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नाम भी शामिल थे। भारतीय जनसंघ का पहला एक्टिव कैंपेन शुरू हुआ था 1953 में। उस दौर में जम्मू कश्मीर में भारतीयों को एंट्री लेने के लिए परमिट की जरूरत होती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बिना परमिट बॉर्डर क्रॉस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जेल में हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मौत हो गई। तभी से यह नारा निकला कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारतीय जनसंघ इसी तरह संघर्ष करता रहा और स्टेट इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस में चुनाव लड़ता रहा। किसी स्टेट में कुछ रीजनल पार्टीज के साथ मिलजुल कर सरकार भी बनाई, लेकिन सबसे ज्यादा देश को चौंका देने वाला साल था 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की। 2 साल तक अपोजिशन लीडर्स को जेल में रखा गया, जबरन लोगों को पकड़कर नसबंदी कराई गई, डेवलपमेंट के नाम पे गरीबों की बस्तियों को उजाड़ दिया गया। अगर आपको हमारी इमरजेंसी पे वीडियो देखनी है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। फाइनली जब 1977 में इमरजेंसी हटी और चुनाव की घोषणा हुई तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और चुनाव के बाद कांग्रेस को पराजित करके सरकार भी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफर जेफरलेट लिखते हैं कि दिस अलायंस वाज एन इम्पॉसिबल अलायंस। जाहिर सी बात है, जब हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाला जनसंघ और गांधीयन आइडियोलॉजी वाली सोशलिस्ट पार्टीज मिलकर कोई पार्टी बनाएंगी तो बहुत असंभव है कि उनकी बनाई हुई सरकार भी टिक पाए। ऐसा ही कुछ जनता पार्टी के साथ भी हुआ। 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और साल आया 1980 का, जब लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने बीजेपी की नींव रखी, जिसके 3 एजेंडा थे: यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करना और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि बीजेपी अपने शुरुआती दौर में अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट आइडेंटिटी से बचाती रही और अपने आप को जनता पार्टी और गांधीयन सोशलिज्म के नजदीक दिखाती रही, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बस 2 सीट हासिल हुई, जिसका एक कारण इंदिरा गांधी की हत्या भी था। हत्या के कारण पूरे देश में एक सिंपैथी की वेव देखने को मिली और कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ 414 सीट हासिल हुई और बीजेपी को मात्र 2। 1984 के चुनाव में जब बीजेपी को मात्र 2 सीट हासिल हुई तो उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी का प्रचार करने के लिए एक अनोखा अंदाज अपनाया। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पे हमेशा से बीजेपी का उस वक्त की सत्ता पार्टी का अगेंस्ट स्टैंड तो रहता ही था, लेकिन बीजेपी का सच में सूर्योदय होना शुरू हुआ जब राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई। हालांकि विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन राम जन्मभूमि का आंदोलन 1980 से ही चला रहे थे, लेकिन इसको एक सही आकार दिया लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने। इतिहास गवाह है कि भारत में जब भी किसी नेता ने यात्रा को किसी आंदोलन के लिए या प्रचार के लिए अपनाया है, उसका कुछ ना कुछ फायदा ही हुआ है। फिर चाहे वो गांधी द्वारा की गई दांडी मार्च हो, आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी द्वारा की गई यात्रा हो, या फिर राहुल गांधी द्वारा हाल ही में की गई भारत जोड़ो यात्रा। थोड़ा बहुत फायदा तो हमेशा हुआ ही है। रथ की प्रेरणा रामायण से ली गई और स्ट्रेटेजिकली आडवाणी ने इसको सोमनाथ मंदिर से शुरू करके अयोध्या में खत्म करने का फैसला किया। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा आक्रमण में तोड़ दिया गया, जिसे बाद में दोबारा से बनाया गया। ऐसा ही कुछ राम मंदिर स्थान के बारे में भी कहा जा रहा था कि बाबर ने मंदिर तोड़ के यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई। भगवान राम से जितने भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उनका इस रथ यात्रा के साथ जुड़ना बहुत स्वाभाविक था। ये मामला सिर्फ धार्मिक नहीं रहा था, बल्कि भावनात्मक हो गया था। यात्रा को 11 राज्यों से गुजर के अयोध्या पहुंचना था। सपोर्टर्स बढ़ रहे थे और बीजेपी का वर्चस्व जहां से भी यात्रा गुजर रही थी, और बल्कि
अखबारों के जरिए पूरे देश में राम मंदिर एक गहन चर्चा का मुद्दा बन गया। विपक्षी नेता छटपटा रहे थे, कोई भी नेता इस यात्रा को रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि ये वो आग थी जिसमें हाथ डाला तो हाथ जल जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपने यात्रा को रोका तो एक अधिकांश हिंदू समाज आपसे नाराज हो सकता था और इसका असर आपके इलेक्शंस पे दिख सकता था। लेकिन साथ ही साथ जनता का एक हिस्सा ऐसा भी था जो इस यात्रा के विरुद्ध था, जो इस यात्रा को रोकना चाहता था। वो भी तो किसी नेता की तरफ आस लगा के देख रहे थे कि कोई तो हो जो इस यात्रा को रोके। तभी मंडल की राजनीति से निकला एक चेहरा जो उस वक्त बिहार का मुख्यमंत्री भी था, लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करा। देश भर की सिंपैथी आडवाणी के साथ जुड़ गई और आडवाणी बन गए हीरो। साथ ही साथ बीजेपी भी एक ऐसी पार्टी बन गई जिसने 1991 के लोकसभा चुनाव में 117 सीट हासिल करी। बाद में 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और पूरे देश में दंगे फैले। देश ध्रुवीकरण की राजनीति यानी पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की भावना फैल गई। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में हुआ और भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। इसलिए जब भी बीजेपी के कमल खिलने की बात कही जाएगी, हमेशा रथ यात्रा का अध्याय पहला अध्याय होगा। विडंबना देखिए कि आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान रहे उनके सारथी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं।